नमस्ते सभी को। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अभिषेक। तो इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ कुछ नॉलेज के वीडियो शेयर करूँगा और ये मेरा पहला वीडियो है। सिंस मैं लोको पायलट हूँ तो इसीलिए मेरा पहला वीडियो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हाउ टू बिकम अ लोको पायलट इन इंडियन रेलवेज़। तो इसके तरीके हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उसके बारे में मैं फोकस करूँगा। क्या क्या एग्ज़ाम्स आएंगे और किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना होगा। तो और जॉब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं और इसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। तो हाउ टू बिकम लोको पायलट इन इंडियन रेलवेज़। तो कहा जाए तो लोको पायलट के लिए डायरेक्ट तो कभी इंडियन रेलवेज़ में नहीं चयन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर बिकमिंग अ लोको पायलट यू हैव टू बिकम एन असिस्टेंट लोको पायलट। सो मच क्लियरली ये होगा कि ये वीडियो तो हाउ टू बिकम असिस्टेंट लोको पायलट इन इंडियन रेलवेज़। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एज क्राइटेरिया 18 से 28 वर्ष का होना चाहिए। एसटी एससी के लिए 33 इयर्स, ओबीसी के लिए 31 इयर्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 38 इयर्स। मेडिकल स्टैंडर्ड, अगर आपको असिस्टेंट लोको पायलट में जाना है तो ये कंपलसरी है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 कैटेगरी का हो। आई साइट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो कि 6/6 विजन आपका होना चाहिए विदाउट ग्लास, ये कंपलसरी है। और सिंस ALP का वैकेंसी टेक्नीशियन के साथ ही निकलता है तो टेक्नीशियन के लिए ये आई साइट का उतना आवश्यक नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार के होते हैं, इसमें जनरली 2 एग्ज़ाम होते हैं, CBT 1, CBT 2। CBT 1 स्टेज 1 कहा जाएगा, ये कॉमन होती है ALP और टेक्नीशियन के लिए। तो CBT 1 में क्या होता है, इसमें जनरली जो आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी प्रकार से मैथ्स, GI, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, 20 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 1 मार्क और 1.5 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है। तो दूसरी बात, CBT 2 पार्ट ए और CBT 2 पार्ट बी, ये इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। CBT 2 पार्ट ए ये कॉमन होता है ALP और टेक्नीशियन के लिए। इसमें पास कर जाने के बाद आप लोग को फिर इसके लिए बुलाया जाएगा। पार्ट ए कॉमन फॉर ALP एंड टेक्नीशियन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 70% वेटेज फॉर ALP। इसके बारे में बाद में आप लोगों को जानकारी मैं दूंगा, इसको थोड़ा नोट करके रखिएगा। तो CBT 2 भी आपका कुछ उसी प्रकार से होता है। इसमें कोई 100 क्वेश्चंस आते हैं कंबाइंड बेसिस में 100 मार्क्स का, और इसका टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होता है। और CBT 2 पार्ट बी है मेनली फॉर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। मोस्टली मान लीजिए आप ALP पोस्ट में अप्लाई किए हैं, ओनली ALP में, तो आपको ये एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ALP और टेक्नीशियन का पोस्ट साथ में निकलता है। तो जनरली कैंडिडेट्स जो हैं दोनों को अप्लाई करके रखते हैं, तो उन लोगों को तो देना ही पड़ेगा ये। तो रिलेवेंट ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल ट्रेड है तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस आएंगे, ओनली टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे इसमें। मैकेनिकल के, ऑटोमोबाइल के, जो भी आपका टेक्निकल आपने चूज़ किया है एग्ज़ाम फिलअप करने के टाइम में, उस प्रकार से आपको टेक्नीशियन पोस्ट के लिए इसमें क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 75 मार्क्स के और 1 आवर का इसका पेपर होता है। ठीक है। अभी दूसरा और एक स्टेज आता है विच इज़ ओनली एंड ओनली फॉर ALP। मान लीजिए आपने CBT 1 भी पास कर गए, CBT 2 भी पास कर गए और टेक्नीशियन पोस्ट CBT 2 का पार्ट बी भी पास कर गए, जो कि ALP के लिए उतना आवश्यक होता नहीं है। मान लीजिए आप पास कर गए तो आपको कॉमन बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT या फिर इसको मेमोरी टेस्ट बोला जाता है, जिसका 30% वेटेज है फॉर ALP। तो जैसे मैंने कहा था आप लोग को, CBT 2 पार्ट ए 70% वेटेज वहाँ से और यहाँ से 30% वेटेज। तो ये दोनों का मार्क्स मिला के नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में आने के बाद ALP का सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट निकाला जाता है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए हैं उसमें। तो बैटरी टेस्ट इसको कहा जाता है या फिर मेमोरी टेस्ट कहा जाता है। ये कॉमन एग्ज़ाम का टेस्ट रहता है, जैसे जो कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, मेमोरी टेस्ट। इसमें 5 बैटरी टेस्ट कंटिन्यूसली आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 सेकंड या 10 सेकंड आप लोग मान के चलिए। ये क्वेश्चंस एकदम ही ईजी होते हैं और आपको करने में भी आसानी रहेगा, लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिस की बहुत आवश्यक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर, इसमें कोई कट ऑफ नहीं जाता है। 42 मार्क्स मिनिमम ईच एंड एवरी टेस्ट में लाना आवश्यक ही होता है इसमें। मैं आपको मेरा स्कोर कार्ड भी शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा स्कोर रहा था
इस एग्ज़ाम में, जो कि आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, ये है मेरा CBT 1 का पेपर। CBT 1 पास हो गया था मैं। CBT 1 के बाद मेरा एग्ज़ाम ग्रुप इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग मैंने चूज़ किया था फॉर टेक्नीशियन। सिंस टेक्नीशियन के लिए मेरा कट ऑफ पास नहीं हो रहा था, नहीं पहुंच रहा था, तो मेरा चयन ALP में हो गया। और ALP में होने के बाद मैंने CBAT के लिए प्रिपेयर किया। CBAT के लिए अलग से आपको प्रिपरेशन की आवश्यक है, क्योंकि ये दूसरे टेस्ट के मुकाबले थोड़ा अलग रहता है। इसका प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने होंगे। इसमें है मेरा CBT 2 का, ये मेरा है फॉर टेक्नीशियन पोस्ट, जो कि फिजिक्स और मैथ्स मैंने अप्लाई किया था। इसमें मेरा क्वालिफाइंग स्टेटस ऑफ पार्ट बी, जो मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन बाद में जाके कट ऑफ पहुंच नहीं पाया, तो मेरा टेक्नीशियन में नहीं हुआ, तो मेरा ALP में हो गया। और ये है मेरा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, सब कुछ मिलाने के बाद, शॉर्ट लिस्टेड फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। यस, तो ये दोनों मिलाने के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो एप्टीट्यूड टेस्ट मेरा देने को मेरा मौका मिला। ठीक है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट का ये मार्क्स है। ये 5 टेस्ट होते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, ईच एंड एवरी टेस्ट में 42 मार्क्स मिनिमम है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा 0.6 मार्क्स की वजह से मैं क्वालिफाई कर गया। तो आप लोग को खाली 42 से प्लस लाना है। ये बस एक क्वालिफाइंग नेचर का रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको कोई कट ऑफ का इसमें खेल नहीं है। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का कुछ एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये है डेप्थ परसेप्शन फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, परपेचुअल स्पीड टेस्ट। तो इसमें से एक क्वेश्चन जैसे ये आती है, तो ये स्टेशन का नाम हो गया SOK DET PIR। ठीक है, ये आपको मेमोराइज़ करना है। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो ये आपको 3-4 सेकंड 5 सेकंड के बाद आपको फिर ये निकल जाएगा। फिर आपको क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट करने के बाद। तो क्वेश्चन इसमें क्या आएंगे, तो ये देखिए, तो लुक एट द नेम ऑफ द स्टेशन ऑन द लेफ्ट साइड, फाइंड द अल्फ़ाबेट दैट शो द लोकेशन ऑफ द स्टडी पेज। तो ये क्वेश्चन हम लोग का क्या था, SOK DET PIR। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो SOK DET PIR, तो SOK B हो गया 2 का, SOK DET सॉरी B हो गया 3 का। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, B हो गया 3 का, SOK DET, C हो गया 1 का, C हो गया 1 का, PIR A हो गया 2 का, ये हो गया 2 का। तो इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन में ये दिखे उसको आपको टिक करना है। उसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चंस आते जाएंगे। और दूसरा एग्जांपल मैं यह दिखाता हूँ आप लोगों को, ये आप लोग को मेमोराइज़ करना है। ये आप लोग को स्क्रीन में दिखाया जाएगा। तो 75 है ये एक्स का। ठीक है, आयरन का हो गया 42, जग का 64, बुक का 17, टॉर्च का 93, ग्रेप्स का 28। तो फाइंड योर आंसर। तो टॉर्च किस में, ये आपको बुझ जाएगा, थोड़ा देर बाद ये बुझ जाएगा, ये आपको लोगों को दिखाई नहीं देगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। तो 75 ये टॉर्च किसका था हम लोग का, 93 का। तो 93 कहाँ पे है, B 93। तो ये B 93 हम लोग को क्लिक करना है इसमें। ठीक है, B 93 1 का होगा B। तो जग का क्या होगा आप लोग का 64, तो 64 जग का 64A। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको टिक करते जाना है जो ऑप्शन आपको बैठेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल है। ब्रिक टेस्ट होता है इसमें, और भी काफ़ी तरह के टेस्ट होते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोग को मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस टेस्ट को अप्लाई करने के बाद, इस टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होने के बाद, इस टेस्ट में अपीयर होने से पहले एडमिट कार्ड तो लगेगा ही, आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके आना बोलेगा वो लगेगा ही। साथ में आप लोगों को एक मेडिकल डॉक्टर, आईसाइट का जो डॉक्टर होता है, उससे आप लोगों को 6/6 विजन का मेडिकल स्टैंडर्ड A1 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आप लोग को दिखाना ज़रूरी है। ये आप लोग को या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी ला सकते हैं या फिर प्राइवेट से भी ला सकते हैं। बाद में जाके आप लोग का अगर चयन हो जाता है तो मेडिकल हॉस्पिटल में तो ये आपका टेस्ट होगा ही, लेकिन इस टेस्ट में पर्टिकुलरली अपीयर होने के लिए ये डॉक्यूमेंट भी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज़ के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इंडियन रेलवेज़ में टोटल 19 जोन है पूरे इंडिया में 19 जोन है। 19 जोन में 18+1 मैंने क्यों लिखा है, तो ये 1 है मेट्रो, कोलकाता मेट्रो को इंक्लूड करने के बाद। तो जोन 19 है। जोन के अंदर डिवीज़न डिवाइड होते हैं, डिवीज़न के अंदर फिर लॉबी आती है। यहाँ पे आप लोगों को पोस्टिंग मिलती है और ड्यूटी करना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, सिंस मेरा चयन हुआ है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज़ में, मैंने अप्लाई किया था RRB सिलीगुड़ी से।
सिलीगुड़ी, सिंस आप लोग जानते हैं आरआरबी सिलीगुड़ी होता है, दूसरा होता है आरआरबी गुवाहाटी होता है, आरआरबी मालदा होता है। पहले आरआरबी आप लोग को चयन करता था एएलपी टेक्नीशियन के पोस्ट में, आजकल इसका चयन आरआरसी करता है। ठीक है, ये अभी चेंज हो गया है, आरआरसी के अंडर में आप लोग आएंगे तो उसी हिसाब से आपको कौन सा डिवीज़न दिया जाएगा, कौन सा पोस्ट, कौन सा लॉबी दिया जाएगा, वो उसके बाद में डिसाइड होगा। पास होने के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे। सिंस मेरा आरआरबी सिलीगुड़ी था तो ऑब्वियसली सिलीगुड़ी किसके अंडर फॉलो करता है, या मुझे कटिहार मिल सकता था, अलीपुर मिल सकता था। सिंस ये सिलीगुड़ी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज़ के अंदर है तो मुझे इन्हीं डिवीज़न के अंदर कहीं ना कहीं मेरे को मिलना हो जाता है इसमें। ठीक है, तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज़ 5 डिवीज़न में डिवाइड है। पहला हो गया कटिहार डिवीज़न, ठीक है, दूसरा हो गया अलीपुर डिवीज़न, फिर तीसरा हो गया रंगिया डिवीज़न, फिर ये लामडिंग डिवीज़न, फिर तिनसुकिया डिवीज़न। कटिहार के अंदर डिवीज़न के अंदर फिर लॉबी डिवाइडेड है, कटिहार लॉबी, मालदा लॉबी, एनजेपी लॉबी, और ये स्पेशली डीएचआर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भी कटिहार डिवीज़न के अंदर ही फॉल होता है। अलीपुर डिवीज़न में अलीपुर लॉबी, ठीक है, दूसरा है न्यू कोच बिहार लॉबी, फिर एनजेपी ये सिस्टर लॉबी है, ये इसका और एक लॉबी बनाया गया है वो क्रू मैनेजमेंट के आधार में, ये सिस्टर लॉबी इसका है, पहले नहीं था ये। फिर आता है रंगिया डिवीज़न। रंगिया डिवीज़न में 2 लॉबी है, न्यू बोंगाईगांव और रंगापाड़ा। मैं इसमें अभी पोस्टेड हूँ एज असिस्टेंट लोको पायलट। अभी मेरा 2 साल हो गया है वर्क का, तो अभी मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन गया हूँ। तीसरा है लामडिंग डिवीज़न। लामडिंग डिवीज़न में आपको लॉबी मिल जाती है लामडिंग, फिर न्यू गुवाहाटी, फिर बदरपुर। और तिनसुकिया के बारे में मुझे सिर्फ 2 लॉबी के बारे में पता है, बाकी भी हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं था। न्यू तिनसुकिया लॉबी, डिब्रूगढ़ लॉबी, ठीक है। अभी ये हो गया आपका डिवीज़न वाइज नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज़ का डिवीज़न का अलॉटमेंट और डिवीज़न के अंदर में लॉबी का अलॉटमेंट, ठीक है। तो दूसरा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग से क्या शेयर करना चाहता हूँ वो है प्रमोशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवे। प्रमोशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबसे पहले अगर आप एएलपी में आएंगे तो एएलपी के हिसाब से आप लोग आएंगे तो आप लोग को बेसिक पे मिलेगा 19,900, 1900 ग्रेड पे के अंदर आप लोग आएंगे। फिर आप लोग का प्रमोशन हो जाएगा 2 साल में, ये कंपलसरी प्रमोशन है, बशर्ते आप लोगों को कोई चार्जशीट वगैरह नहीं मिला हो। इसका बेसिक आप लोग का आ जाता है 25,500, इट फॉल्स अंडर ग्रेड पे ऑफ 2,800, okay, then you will be promoted as a loco pilot goods in which you will have a basic of 35,400 which will be under grade पे of 42। और उसके बाद गुड्स के बाद लोको पायलट पैसेंजर, लोको पायलट मेल एक्सप्रेस, ये उसके बाद बेसिक आप लोग को जो ईयरली वाइज इंक्रीमेंट होते जाएगा उसी हिसाब से आप लोग का बेसिक बढ़ते जाएगा। फिर आप लोग इसमें कोई क्राइटेरिया है, अभी शायद मेरे नॉलेज के अनुसार 5 लाख किलोमीटर आप लोग को वर्क करना होगा, और आप लोग को एज अ पायलट, लोको पायलट आप लोग को 10 ईयर्स कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप लोग चीफ लोको इंस्पेक्टर का पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम होता है, जो पास हो जाए उसको चीफ लोको इंस्पेक्टर बनाया जाता है, विच विल बी इन 4600 ग्रेड पे, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था कि आप लोग को ये मेरा वीडियो छोटा सा अच्छा लगा होगा। ये मेरा पहला वीडियो है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें, इस बारे में कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, तो इसके बारे में मैं आपको और भी शेयर कर सकता हूँ। ऐसे ही मेरे और वीडियोस भी आएंगे जिसमें मैं जनरल नॉलेज के बारे में बताऊँगा, करंट अफेयर्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे, पॉलिटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कुछ मैथ्स के बारे में, जो मैंने प्रिपेयर किया है, करता था, अभी भी थोड़ा कर रहा हूँ। होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो इसी के साथ मेरा वीडियो मैं एंड करता हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।